सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। सर टॉपिक चल रहा है हमारा, चैप्टर चल रहा है सर हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं सर हम। ऑलरेडी बेटा तीन लेक्चर्स इस टॉपिक के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अपलोड हो चुके हैं चैनल के ऊपर। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि प्लीज़ जाके पहले वो 3 लेक्चर्स को देखिए, तब यहाँ से कंटिन्यू कीजिए सर। अगर आप फर्स्ट चैप्टर से इस चैप्टर को देखेंगे, ठीक है, फर्स्ट टॉपिक जो फर्स्ट लेक्चर हमने अपलोड किया है उससे अगर देखेंगे तो सर कमाल का रिदम बनेगा इस चैप्टर के ऊपर। क्या फ्लो आएगा मैं आपको बता नहीं सकता सर, ठीक है। तो बेटा प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जाके वो 3 लेक्चर्स देखें, उसके बाद ये फोर्थ पार्ट, दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहाँ से फिर आप इस चैप्टर को क्या कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। एंड आई कैन अश्योर यू, जैसे ही आप सारे पार्ट्स इस चैप्टर के देख लेंगे, इस चैप्टर में आपको बेटा अलग लेवल का कॉन्फिडेंस फील होगा। एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा इस चैप्टर का जो आपको ना बने। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, ठीक है। अपन लास्ट क्लास में देख रहे थे सर फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में। क्या देख रहे थे सर? फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में। तो मेरे साथ बताइए, मेरे साथ दोहराइए बेटा, क्या क्या फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं जो एक फाइनेंस मैनेजर को, ठीक है, एवरी फाइनेंस मैनेजर इन अ पर्टिकुलर एंटरप्राइज हैज टू टेक 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। सर 3 टाइप के फाइनेंशियल डिसीजन उसको लेने पड़ते हैं। क्या क्या फाइनेंशियल डिसीजन है बच्चों? सबसे पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमने पढ़ा है सर लास्ट क्लास में, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब होता है कि उसको डिसाइड करना है कि जो फर्म का पैसा है, जो बिजनेस एंटरप्राइज का पैसा है, पैसे हैं जो बिजनेस एंटरप्राइज के, दीज आर द मोस्ट प्रीशियस रिसोर्सेज, उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कौन कौन से टाइप के एसेट्स खरीदने हैं, ठीक है। तो अगर एक बात अपन ने पढ़ी थी, अगर आपको याद होगा लास्ट क्लास के अंदर, ठीक है, अगर डिसीजन सिर्फ एक्सक्लूसिवली, क्या सर, एक्सक्लूसिवली फिक्स एसेट्स के बारे में लिया जा रहा है अगर कोई डिसीजन, तो वो डिसीजन क्या कहलाता है? फिर उसको इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं बोलते, फिर उसको क्या बोलते हैं सर? अपन कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोलते हैं सर, ठीक है। अब नेक्स्ट डिसीजन याद करो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बाद जो दूसरा डिसीजन था वो क्या था? फाइनेंसिंग डिसीजन, ठीक है। तो इस क्लास में अपन सर क्या पढ़ने वाले हैं? फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सर स्टार्ट करते हैं, चलिए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए अपन शुरू करेंगे। फाइनेंसिंग डिसीजन, ठीक है। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या होता है सर? बहुत सिंपल है बेटो। अभी अपन ने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर ये चीज अपन ने डिसाइड की, ठीक है। फाइनेंस मैनेजर ने, आप फाइनेंस मैनेजर हो सर कंपनी के, आपने क्या डिसाइड किया कि कंपनी का पैसा लगाना कहाँ पे है, ठीक है। कंपनी स्टार्ट हुई, आपने सोचे कि यार ये फैक्ट्री खरीदेंगे, ये मशीन खरीदेंगे, ये बिल्डिंग खरीदेंगे, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो ले लिए, यहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है। अब सर इन्वेस्ट करने के लिए पैसा होना भी तो जरूरी है आदमी, बताओ इन्वेस्ट कैसे करोगे पैसों को इन्वेस्ट कैसे करोगे अगर आपके पास पैसे हो ही ना हो तो, ठीक है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट डिसीजन जो फाइनेंस मैनेजर को लेना पड़ेगा वो क्या होगा कि पैसे कहां से रेज करने हैं, ठीक है। पैसे कहां से रेज करने हैं, मार्केट में ऐसे क्या क्या सोर्सेज अवेलेबल है, व्हाट आर द, ठीक है, अवेलेबल सोर्सेज इन द मार्केट फ्रॉम वेयर द कंपनी कैन रेज द अमाउंट ऑफ फाइनेंस, ठीक है। पैसा उठा सकते हैं मार्केट से, क्योंकि बिजनेस करना है सर, तो बिना पैसे को तो बिजनेस हो नहीं पाएगा। तो बिजनेस करने के लिए बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है मार्केट के अंदर जिसपे अपन रिलाय कर सकते हैं। तो सर वही बात लिखी है फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर, देखिए ध्यान से, फ्रॉम विच सोर्स फाइनेंस कैन बी रेज, ठीक है। ऐसा कौन सा सोर्स है जिससे अपन फाइनेंस रेज कर सकते हैं? अब सर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्या क्या सोर्सेज हैं, आप बताओ ना हमको क्या क्या सोर्सेज हैं जिसके थ्रू फाइनेंस मैनेजर मार्केट से पैसे रेज कर सकते हैं। तो बेसिकली बेटा देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ठीक है। देखो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या होते हैं, जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन होता है, ब्रॉडर क्लासिफिकेशन होता है जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का, वो 2 कैटेगरीज में, एक होते हैं ओनर्स फंड, एक होते हैं बोरोड फंड, ठीक है। देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, वापस से दोहराइए मेरे साथ, देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, क्या क्या? ओनर्स फंड और बोरोड फंड। ओनर्स फंड मतलब सर नाम से क्लियर, अपना पैसा, ओनर का पैसा। ओनर कौन होता है कंपनी के अंदर? बताया था कौन होते हैं ओनर्स, बताओ। हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी? शेयर होल्डर्स सर, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। ओनर्स कौन होते हैं सर? शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स का पैसे की बात कर रहे हो सर आप यहाँ पे, ओनर्स फंड के अंदर किसकी बात कर रहे हैं सर अपन? शेयर होल्डर्स के पैसे की। तो शेयर होल्डर्स का पैसा कौन सा होगा सर? इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, ठीक है। इक्विटी शेयर्स करो पैसा, इक्विटी शेयर कैपिटल जो कंपनी के पास पड़ा हुआ है वो किसमें आएगा? ओनर्स फंड के अंदर आएगा। तो जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स अगर शेयर्स खरीद रहे हैं हमारी कंपनी के, इफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर परचेज द शेयर्स ऑफ योर कंपनी, दे बिकम द ओनर ऑफ योर कंपनी। तो सर ओनर बनने के लिए पैसा तो आ रहा है ना कंपनी के अंदर, तो ये एक सोर्स हो गया पैसे का, ठीक है। इससे पैसे आने वाले हैं कंपनी के पास जिससे कंपनी बिजनेस कर सकती है। दूसरा होता है सर ओनर्स फंड के अंदर रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या होती है? रिटेन्ड अर्निंग्स। अब सर ये क्या होती है रिटेन्ड अर्निंग्स? रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब बेटा ऐसा पैसा
अभी अगर याद आ रहा होगा फर्स्ट पार्ट के अंदर जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो हमने एक बात डिस्कस की थी, ठीक है, क्या बात डिस्कस की थी कि कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है। क्या पे करती है सर? डिविडेंड पे करती है। सो डिविडेंड का मतलब क्या होता है? डिविडेंड इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट अ कंपनी गिव्स टू इट्स शेयर होल्डर्स, ठीक है। शेयर होल्डर्स को जो कंपनी पैसे देती है वो क्या कहलाता है? डिविडेंड कहलाता है। तो अगर कंपनी शेयर होल्डर्स को पैसे दे रही है, सपोज कंपनी का प्रॉफिट हुआ है 500 करोड़, 500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इस कंपनी को, ठीक है। कंपनी ने अगर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया इसमें से 100 करोड़ का, ठीक है, 100 करोड़ का क्या दे दिया सर? शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया कंपनी ने। तो कंपनी के पास जो 400 करोड़ का अमाउंट बच गया, इसको बोलते हैं अपन रेसिडुअल इनकम। रेसिडुअल इनकम का मतलब क्या हुआ? ऐसा पैसा विच इज लेफ्ट, रेसिड्यू मतलब ऐसा पैसा जो बचा हुआ है कंपनी के पास आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद जो पैसे कंपनी के पास बचे हुए हैं वो रेसिडुअल इनकम बोलते हैं उसको, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है सर? रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या बोलते हैं सर इसको? रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोलते हैं। तो रिटेन्ड अर्निंग्स बताओ, ओनर्स फंड ही हुआ ना, हमारा ही तो पैसा है, हमने प्रॉफिट कमाए, कंपनी हमारी, बोलो हाँ। प्रॉफिट हमने कमाया, बोलो हाँ। वो प्रॉफिट अगर हमारे पास पड़ा हुआ है तो उसको अपन फ्यूचर में यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ठीक है, फ्यूचर में जब भी कंपनी को ग्रो करना है, डेवलप करना है, नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने हैं, डाइवर्सिफिकेशन करना है, ठीक है, नई ब्रांचेस ओपन करनी है, तो उसके लिए इस पैसे को यूटिलाइज किया जा सकता है। सर ये लायबिलिटी है क्या? बाहर लौटाना है क्या अपन किसी को? नहीं, अपना पैसा है, जैसे मर्जी यूज करो, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं। दैट्स व्हाई इट इज इंक्लूडेड इन ओनर्स फंड। ये किसमें आता है सर? ओनर्स फंड के अंदर आता है। तो ओनर्स फंड के साथ सीन क्या है सर? इक्विटी शेयर्स हो गए, रिटेन्ड अर्निंग्स हो गए, इनके साथ सीन क्या है कि ये पैसा लौटाने की जरूरत नहीं कंपनी को। इट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी टू रिटर्न बैक द अमाउंट ऑफ ओनर्स फंड। तो अपन बोल सकते हैं सर ओनर्स फंड में तो फिर कोई रिस्क ही नहीं है, बोल सकते कि नहीं बोल सकते कि ओनर्स फंड में तो सर ये अपने ही पैसा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स भी अपने घर के लोग हैं, ठीक है, तो उनका पैसा लौटाने की जरूरत नहीं है। रिटेन्ड अर्निंग्स तो अपने ही पैसा है, तो अपना पैसा अपन को लौटाने की जरूरत है क्या? खुद अपनी एक जेब से पैसा निकाल के, एक पॉकेट से पैसा निकाल के दूसरी पॉकेट में पैसा डाल दोगे क्या? नहीं पॉसिबल है ना बेटा, ठीक है। तो रिटेन्ड अर्निंग और इक्विटी शेयर्स का जो पैसे हैं वो लौटाने की जरूरत नहीं है, तो इट इज लेस रिस्की एज कंपेयर टू बोरोड फंड। अब बोरोड फंड का मतलब क्या हो गया? नाम से क्लियर है, ठीक है, पैसा उधार लिया हुआ पैसा जो होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? बोरोड फंड बोलते हैं। तो अगर पैसा आपने उधारी लिया है किसी से, ठीक है, इफ यू हैव बोरोड अ पर्टिकुलर सम फ्रॉम समवन, ठीक है, तो उसको आपको बताओ ऑब्लिगेशन है कि नहीं लौटाने की? लौटाना पड़ेगा ना बेटा, उधारी का पैसा लौटाना पड़ता है, इट इज ऑब्लिगेशन। और सर अगर नहीं लौटा पाए तो तो आपके जो क्रेडिटर्स हैं जिनसे आपने पैसे उधारी लिए हो, सपोज यू हैव बोरोड मनी फ्रॉम बैंक, आपने बैंक से पैसे उधारी लिए हो, ठीक है, तो बैंक आपके एसेट्स को बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकता है। सो इट इज वेरी रिस्की, ठीक है। ये जो सोर्स ऑफ फंड है ना बोरोड फंड एज कंपेयर टू ओनर्स फंड, बोरोड फंड क्या होता है सर? रिस्की रिसोर्स होता है, ठीक है, रिस्की सोर्स ऑफ फाइनेंस है। इससे अगर पैसा उठाएंगे तो ऑब्लिगेशन है कि पैसा लौटाना ही पड़ेगा जैसे तैसे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। इक्विटी शेयर्स को तो डिविडेंड तब देंगे जब प्रॉफिट होगा। अगर लॉस हुआ कंपनी को तो सर इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देंगे, और नहीं देंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर्स कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है, वो ना केस कर सकते ना कुछ कर सकते, बिकॉज लॉ में लिखा हुआ है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा कंपनी तभी देगी जब कंपनी को प्रॉफिट होगा। बट बोरोड फंड का पैसा, बोरोड फंड में अगर बैंक से पैसा लिया हुआ है सर, अगर डिबेंचर इशू करके पैसा रेस किया हुआ है सर, तो इनको पैसे लौटाने पड़ेंगे, इनको रीपे करना पड़ेगा, ईदर इन केस ऑफ प्रॉफिट और इन केस ऑफ लॉस। इनको मतलब नहीं है आपकी P&L अकाउंट से, इनको मतलब नहीं है कि तुम प्रॉफिट कमाओ या लॉस कमाओ, इनको मतलब है अपने रीपेमेंट से। तो आपको इनको इंटरेस्ट भी रेगुलरली पे करना पड़ेगा और इनका पैसा रीपे भी रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब बताओ, अब क्या आपके पास क्वेश्चन आया, एज अ फाइनेंस मैनेजर यू हैव टू डिसाइड कि किस सोर्स से पैसा उठाना है सर, ओनर्स से उठाएंगे या बोरोड से उठाएंगे, ठीक है। तो हमेशा फाइनेंस मैनेजर क्या करता है बेटा? एक रेशियो फिक्स करता है, ठीक है, उस रेशियो को बोलते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। क्या कहलाता है? वापस से मेरे साथ दोहराओ, डेट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है। वो रेशियो के बेसिस पे एक आइडियल रेशियो होता है 2:1 का डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है। उस रेशियो के हिसाब से फाइनेंस मैनेजर फिक्स करता है कि कितने पैसे अपन को ओनर्स फंड से यूज करने हैं, कितने पैसे अपन को बोरोड फंड से उठाने हैं। तो फाइनेंस मैनेजर बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस करेगा, बहुत ज्यादा एनालिसिस करेगा, उसके बाद ही विल डिसाइड हाउ मच टू रेज फ्रॉम ओनर्स फंड एंड हाउ मच टू रेज फ्रॉम बोरोड फंड। अब अपन पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक फाइनेंस मैनेजर कंसीडर करेगा, ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं
जो एक फाइनेंस मैनेजर को कंसीडर करने पड़ेंगे बिफोर डिसाइडिंग, ठीक है, हाउ मच टू रेज फ्रॉम ओनर्स फंड एंड हाउ मच टू रेज फ्रॉम बोरोड फंड। तो क्या क्या फैक्टर्स है सर, क्या क्या ऐसी चीजें, क्या क्या ऐसी बारीकियां हैं जो फाइनेंस मैनेजर को ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली चीज है सर कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या एक्सपेंसेस इंकर करने पड़ेंगे कंपनी को, क्या कितने का फाइनेंस पड़ेगा कंपनी को, रिपेमेंट का ऑब्लिगेशन किस लेवल का रहेगा कंपनी का, दैट इज रिफर्ड टू एज कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। तो बताओ तुम्हारे पास, तुम एक फाइनेंस मैनेजर हो, तुम कौन से सोर्स से पैसा उठाना प्रेफर करोगे, जो जिसमें ज्यादा कॉस्ट लगेगा कंपनी को या जिसमें कम कॉस्ट लगेगा। सिंपल सी बात है ना सर। अगर आप फाइनेंस मैनेजर हो तो आपका मेन क्या मोटिव है, आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आपको कंपनी का पैसा बचाना है या लुटाना है। सर पैसा बचाना है ना, तो ऐसे सोर्स से अपन, ठीक है, ऐसे सोर्स ऑफ फाइनेंस से अपन पैसा उठाएंगे जिसमें कॉस्ट क्या लग रही हो, कम लग रही हो। तो बिफोर डिसाइडिंग, ठीक है, कि कहां से पैसे उठाने हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, अलग अलग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि सर कॉस्ट किसमें कम लग रही है, किसमें चीज, ठीक है, कॉस्ट कम आ रही है कंपनी की, उस हिसाब से आपको प्रेफर करना पड़ेगा। दूसरी चीज है सर रिस्क। रिस्क तो सर बिजनेस में हो गई होगा, ठीक है, बचपन में पढ़ा है हमने बिजनेस के अंदर कि ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है पूरी दुनिया में जिसमें रिस्क ना हो, ठीक है। तो रिस्क आप बताओ, आप कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस प्रेफर करोगे, जो ज्यादा रिस्की होगा या जो कम रिस्की होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो रिस्की नहीं होगा, ठीक है, वर्ड्स क्या है मेरे, जो ज्यादा रिस्की होगा या जो कम रिस्की होगा। रिस्क तो सर सब जगह है ना, रिस्क तो रहना ही रहना है, कोई भी सोर्स ऑफ फाइनेंस से आप पैसा उठाओ, रिस्क हर जगह रहना है, ठीक है। तो हमेशा फाइनेंस मैनेजर, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बुक के अंदर, हमेशा फाइनेंस मैनेजर ऐसा सोर्स ऑफ फाइनेंस प्रेफर करेगा जिसमें रिस्क कैसी होगी सर, रिस्क विल बी मॉडरेट। कैसी रिस्क होगी, मॉडरेट रिस्क होगी, मतलब जिसमें कम लेवल की रिस्क होगी, जिसमें सबसे कम रिस्क होगी, वो वाले सोर्स को क्या करेगा, फाइनेंस मैनेजर प्रेफर करेगा। तो अगर आपके पास अलग अलग ऑप्शंस है, किसी में आपको लग रहा है रिस्क ज्यादा है, रिपेमेंट के ऑब्लिगेशन ज्यादा है, इंटरेस्ट का पेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, तो वो वाले को अपन प्रेफर ना करते हुए ऐसे सोर्स ऑफ फाइनेंस को प्रेफर करेंगे जिसमें ये सब चीजें मॉडरेट लेवल पे हो, कम लेवल पे हो। तीसरी चीज है कैश फ्लो पोजीशन। याद आ रहा है बेटा, धुंधला धुंधला कहाँ सुना है ये वर्ड इसके पहले, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो तो पहले जाके प्रीवियस 3 लेक्चर्स प्लीज आप वॉच करो, ठीक है, प्लीज आप देखो, तब जाके बेटा फ्लो बनेगा, रिदम आएगा और चीजें ज्यादा समझ में आएगी, ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको बनेगी, ठीक है। तीसरी चीज है कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन का मतलब क्या है कि कंपनी कितने पैसा कमा रही है, ठीक है, हर बार कितना इनफ्लो कंपनी के अंदर आ रहा है। कैश फ्लो पोजीशन कैसी है कंपनी की, तो अगर कंपनी कैश में सेल्स करती होगी, ठीक है, अगर कंपनी सपोज सेल्स कर रही है अपने गुड्स मार्केट के अंदर और ज्यादा से ज्यादा गुड्स कंपनी किसमें सेल कर रही है सर, कैश में, तो अपन बोल सकते हैं कैश का इनफ्लो ज्यादा होगा कंपनी के अंदर, ठीक है, कैश इनफ्लो क्या होगा कंपनी के अंदर, ज्यादा होगा। पैसा सर कंपनी के अंदर ज्यादा मात्रा में आ रहा होगा, तो अगर कैश फ्लो पोजीशन कंपनी की अच्छी है, ठीक है, अगर कैश फ्लो पोजीशन कंपनी की अच्छी है, मतलब अच्छा खासा कैश कंपनी के अंदर फ्लो होता जा रहा है, तो अपन कौन सा सोर्स प्रेफर कर सकते हैं, सीधी सी बात है बोरोड फंड को प्रेफर कर सकते हैं ना सर, क्योंकि बोरोड फंड में अपन ने अभी थोड़ी देर पहले बात की है कि इसमें रीपेमेंट का ऑब्लिगेशन है, रीपेमेंट ऑब्लिगेशन है। रीपेमेंट ऑब्लिगेशन मतलब आपको हर एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट विद द बोरोवर, ठीक है, विद द लेंडर, सॉरी, ठीक है, जो लेंडर के टर्म्स है, जो एग्रीमेंट है, उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रीपे करना पड़ेगा पैसा। तो इसमें आपको हो सकता है कि आपको मंथली इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़े, मंथली इंटरेस्ट देना पड़े। अगर आपने सपोज बैंक से पैसे रेज किए हो, ठीक है, किसी बैंक से आपने लोन लियो, तो मंथली इंटरेस्ट का पेमेंट, ईएमआई समझ आती है बेटा, ईएमआई पे करना पड़ेगा बैंक को। तो अगर आपको हर महीने बैंक को ईएमआई पे करना पड़ेगा, तो आपके पास कैश इनफ्लो अच्छा होना चाहिए ना, तभी तो आप बैंक को रेगुलरली ईएमआई पे कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो बस सिंपल सी बात है इसमें क्या, अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो अपन बोरोड फंड को प्रेफर कर सकते हैं, पैसा बोरो कर सकते हैं किसी से, क्योंकि हमारी रिपे करने की क्षमता अच्छी है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कैश आ रहा है, तो इजीली अपन कैश को रिपे कर सकते हैं, बोरोवर्स को अपन पेमेंट सेटल कर सकते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। बट अगर ऐसा हुआ कि कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है, क्या बात बोल रहे हैं सर, जरूरी थोड़ी ना कि हर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी होगी, हो सकता है ज्यादा सेल्स हम क्रेडिट में करते हो, बाद में पैसा आता है हमारे पास, ठीक है, अभी हमारा बस माल जाता है और पैसा हमारे पास बाद में आता है क्रेडिट सेल्स के टाइम पे, तो उस समय क्या बोल सकते हैं अपन, कैश फ्लो पोजीशन कंपनी की इतनी अच्छी नहीं है। तो अगर कैश इनफ्लोज नहीं हो रहे हैं तो अपन कैश आउटफ्लो कर सकते हैं क्या, रीपेमेंट अपन मीट कर सकते हैं क्या, दीज ऑब्लिगेशन, रीपेमेंट ऑब्लिगेशन को अपन मीट कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे ना सर। तो अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है, कैश फ्लो पोजीशन इज नॉट गुड, देन द कंपनी विल हैव टू प्रेफर ओनर्स फंड। क्या प्रेफर करना पड़ेगा सर, फिर ओनर्स फंड।
फिर अपना पैसा यूज करो, चाहे रिटेन अर्निंग का पैसा यूज करो, चाहे इक्विटी शेयर्स इशू करके पैसा रेज करो, उसको यूज करना पड़ेगा क्योंकि आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है। समझ में आई बात? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कंट्रोल कंसीडरेशंस। बहुत अच्छी बात है सब बेटा, इसको ध्यान से समझना एकदम। कंट्रोल कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है? कंट्रोल कंसीडरेशन मतलब कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो है ना कंपनी के, अगर वो चाह रहे हैं कि उनका कंट्रोल डाइल्यूट हो जाए, अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अग्री कर रहे हैं दैट देयर कंट्रोल कैन बी डाइल्यूटेड, देन द कंपनी में गो फॉर ओनर्स फंड। ठीक है, देन द कंपनी में गो फॉर ओनर्स फंड, अदरवाइज कंपनी विल हैव टू प्रेफर बोरोड फंड। समझ में आया क्या? नहीं आया तो लीजिए एक एग्जांपल इसके लिए। ठीक है, सपोज एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, उसके अभी 2 शेयर होल्डर्स हैं, दे आर 2 इक्वल शेयर होल्डर्स इन अ पर्टिकुलर कंपनी। ठीक है, ये हो गए आपके 2 शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर ए है, शेयर होल्डर बी है। तो अपन बोल सकते हैं दोनों इक्वल शेयर होल्डर है कंपनी के, दोनों ने क्या किए हैं, इस कंपनी के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वेस्ट किए हैं। तो अपन बोल सकते हैं आज की डेट में इस कंपनी के ऊपर दोनों का आधा आधा आ गया, दोनों का सर 50-50% शेयर है कंपनी के अंदर। क्लियर है? अब सोचो, अब एक मीटिंग बुलाई गई, ठीक है, शेयर होल्डर्स की, बोला गया कि सर हम लोग पैसा रेज करने की सोच रहे हैं, कंपनी के अंदर पैसे की जरूरत पड़ रही है काम करने के लिए। तो शेयर होल्डर्स ने बोले काम करो, हमारा कंट्रोल थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा तो भी चलेगा, आप एक काम करो नए इक्विटी शेयर्स इशू कर दो। अब सपोज कंपनी ने नए इक्विटी शेयर्स इशू किए, अब सिनेरियो क्या हो गया, चेंज हो गया, 2 और शेयर होल्डर्स आ गए कंपनी के अंदर। सपोज अब कितने शेयर होल्डर्स हो गए सर, 2 की जगह 4 शेयर होल्डर्स हो गए, ए बी सी डी। अब चारों का शेयर कम होकर कितना हो जाएगा सर, इन दोनों का भी डाइल्यूट हो गया, 25%, 25%, 25%, 25%, चारों का शेयर कितना कितना हो जाएगा, 25%। तो अपन बोल सकते हैं जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे, हमारे शेयर होल्डर ए और हमारा शेयर होल्डर बी, इनका कंट्रोल डाइल्यूट हो गया। क्या हो गया सर, डाइल्यूट हो गया, फ्रॉम 50% टू 25%, शेयर अब इनका कम हो गया। तो अगर ये अग्री कर रहे हैं, बात क्या लिखी हुई है सर बुक के अंदर, पढ़ोगे मजा आ जाएगा पढ़ के। ठीक है, समझ आ जाएगी अब बिल्कुल में बात क्या लिखी है बुक के अंदर, अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आर रेडी टू डाइल्यूट देयर कंट्रोल, इफ दे आर रेडी, ठीक है, कि हमारा कंट्रोल डाइल्यूट हो जाए, कोई बात नहीं, आप इक्विटी शेयर्स इशू कर दो नए वाले, तो कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू करके पैसे उठा सकती है। बट इफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स डिनाई, ठीक है, अगर इन्होंने मना कर दी कि नहीं भैया हमको हमारा शेयर बहुत प्यारा है कंपनी के अंदर, आप बिल्कुल भी ये काम मत करो कि आप इक्विटी शेयर्स नए वाले इशू करो। ठीक है, नए इक्विटी शेयर्स इशू करोगे तो हमारा कंट्रोल क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, हमारे पास पावर्स नहीं बचेगी, तो फिर कंपनी ओनर्स फंड की तरफ नहीं जा सकती। फिर फाइनेंस मैनेजर को कौन सा फंड प्रेफर करना पड़ेगा, बोरोड फंड प्रेफर करना पड़ेगा, फिर पैसा कहीं ना कहीं से उधारी लेना पड़ेगा, ओनर्स फंड वाला रास्ता क्या हो जाएगा सर, बंद हो जाएगा। तो ये बात कहां लिखी हुई है, कंट्रोल कंसीडरेशन में। वापस से एक बार, इफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ठीक है, आर रेडी टू डाइल्यूट देयर कंट्रोल, डाइल्यूट देयर एग्जिस्टिंग कंट्रोल, देन द कंपनी में गो फॉर ओनर्स फंड। बट इफ दे आर नॉट रेडी टू डाइल्यूट देयर कंट्रोल, ठीक है, दे आर डिनाइंग कि नहीं हमारा कंट्रोल बिल्कुल भी डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, देन द कंपनी विल हैव टू गो फॉर बोरोड फंड सिक्योरिटीज। ठीक है, बोरोड फंड की तरफ जाना पड़ेगा, पैसा उधारी लेना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है सर फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट एसोसिएटेड विद फाइनेंस। ठीक है, कॉस्ट एसोसिएटेड विद फाइनेंस मतलब जिस भी सोर्स ऑफ फाइनेंस से आप पैसा उठा रहे हो ना, शुरू में आपको कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा, ऐसा नहीं, देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, एक कोटेशन है कि इस दुनिया में फ्री में कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो अगर पैसा उठाना भी है मार्केट से तो भी पैसा लगाना पड़ेगा, बात आ रही समझ, अगर पैसे उठाना है तो भी पैसा लगाना पड़ेगा। इशू कर रही है, ठीक है, कंपनी क्या कर रही है सर, इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है। तो अगर इक्विटी शेयर्स इशू करना है तो ऐसा नहीं कि मार्केट में गए अपन शेयर्स इशू किया सीधा पैसा आना चालू हो जाएगा अपने पास। ठीक है, पहले आपको थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोस्पेक्टस इशू करने में खर्चा लगेगा। दूसरी चीज है आपको ब्रोकर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे, तो ब्रोकर्स की कमीशन पे करना पड़ेगा सर। ठीक है, इसमें भी खर्चा लगेगा। तीसरी चीज सपोज अंडर राइटर्स अपॉइंट करने पड़े, कुछ केस में आपके शेयर्स बिकवाने में ये लोग हेल्प करते हैं बहुत ज्यादा कंपनी के, अंडर राइटर्स अपॉइंट करेंगे तो उनकी भी कमीशन पे करना पड़ेगा। फोर्थ चीज हो सकता है आपको, ठीक है, बैंकर्स को अपॉइंट करना पड़े तो बैंकर्स को उनका शेयर देना पड़ेगा। ऐसा करके बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा। सपोज इक्विटी शेयर इशू करके कंपनी इज प्लानिंग टू रेज 100 करोड़ वर्थ ऑफ फाइनेंस। ठीक है, क्या कर रही है, 100 करोड़ का फाइनेंस उठाने की सोच रही है, तो हो सकता है 2-3 करोड़ रुपए यहाँ पे कंपनी को पहले खर्च करना पड़ेगा। तो ये जो खर्चा हो रहा है ना फॉर रेजिंग फाइनेंस, ठीक है, पैसा उठाने के लिए जो खर्चा शुरू में अपन को करना पड़ता है, दिस इज नोन एज फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है, ये क्या कहलाता है सर, फ्लोटेशन कॉस्ट कहलाता है। बैंक में सपोज बैंक का एग्जांपल लेते हैं, बैंक से आप पैसा बोरो करने जा रहे हो, तो आप सीधा जाके बैठोगे, बोलोगे मैनेजर साहब आप एक काम करो, हमको 100 करोड़ का लोन दे दो, तो मैनेजर तुमको क्या सूटकेस भर के दे देगा क्या 100 करोड़ रुपए सीधा?
ठीक है। फॉर्मेलिटीज होगी बहुत सारी सर, पहले आपको खर्चा करना पड़ेगा, पेपर वर्क करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन रेडी करना पड़ेगा, आपके अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाके आपको सीए में रिपोर्ट वगैरह बनवानी पड़ेगी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी पड़ेगी सर, सीए को पैसे देना पड़ेंगे सर, शुरू में खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको जाके बैंक में प्रोसेसिंग फीस भरना पड़ेगा, लोन प्रोसेस कराने के लिए आपको कुछ परसेंटेज, एक नॉमिनल परसेंटेज आपको प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। तो अगर 100 करोड़ का लोन अपन बैंक से ले रहे हैं तो उसके लिए हो सकता है अपन को 1 करोड़ रुपीस का खर्चा करना पड़े, 50 लाख रुपीस का खर्चा करना पड़े। तो ये जो खर्चा अपन करेंगे, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं सर, फ्लोटेशन कॉस्ट। तो बताओ मेरे बच्चों, ठीक है, कौन से सोर्स से अपन पैसा उठाएंगे, जिसमें फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा होगी या जिसमें फ्लोटेशन कॉस्ट कम होगी? सर ऑब्वियस सी बात है, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हमको सिर्फ मुनाफा और घाटा समझ में आता है सर। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट कम होगी तो पैसे बचेंगे और आप फाइनेंस मैनेजर हो सर, आपका काम क्या है, कंपनी के पैसे बचाना, ठीक है। तो ऐसे सोर्स को अपन प्रेफर करेंगे जिसमें फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होगी सर, कम होगी। बात आ रही है समझ में? ऐसे सोर्स ऑफ फाइनेंस को अपन प्रेफर करेंगे जिसमें फ्लोटेशन कॉस्ट कम होगी। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। बहुत अच्छी बात है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट में। इसमें क्या बात लिखी है, सिंपल सी बात है, अगर कंपनी की फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है, कैसी है सर, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कंपनी की हाई है। हाई का मतलब क्या, कि कंपनी को जो डेली, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब ऑपरेट करने के लिए जो खर्चा लग रहा है ना डेली बेसिस पे, सर रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है, रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ता है, उसके लिए डेली बेसिस में बहुत पैसा लगता है, लेबर की वेजेस पे करनी पड़ती है फैक्ट्री में जो लेबर काम कर रहे हैं, सर फ्यूल का खर्चा लगता है मशीन चलाने में, सर इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है। तो ये सब कौन सी होती है सर, ये हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट है। क्या है सर, हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब ऑपरेट करने के लिए, काम करने के लिए जो खर्चा डेली बेसिस में होता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या लिखा है, अगर कंपनी की फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है, मतलब ये सारे खर्चे हाई हैं, तो डेली बेसिस में बताओ कंपनी का अच्छा खासा पैसा इसमें जा रहा होगा। ये सारे अगर खर्चे हाई हैं कंपनी के, तो कंपनी का डेली बेसिस पे अच्छा खासा पैसा इन सब चीजों में जा रहा होगा। तो अगर बताओ एक लायबिलिटी और ले लें अपन कंपनी के सिर पे, मैं बोल रहा हूं अगर मैं बैंक से लोन और ले लूं तो बताओ खर्चा बढ़ेगा या कम होगा सर? खर्चा बढ़ जाएगा ना सर, क्योंकि अब बैंक की भी ईएमआई पे करना पड़ेगा। या फिर अगर अपन डिबेंचर्स इशू करके पैसा उठा ले तो डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। तो इससे क्या होने वाला है सर, खर्चे बढ़ने वाले हैं। तो ऑलरेडी बताओ जब तुम्हारे खर्चे ज्यादा है तो तुम और खर्चा अपने सिर पे ले सकते हो क्या सर? नहीं ले सकते ना सर। तो अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है तो उस केस में ओनर्स फंड प्रेफर करेंगे, फिर बोरोड फंड प्रेफर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे खर्चे ज्यादा हैं और एक खर्चा अपन अपने सिर पे नहीं उठा सकते। तो सीधी सी बात है सर, अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है देन कंपनी विल हैव टू प्रेफर ओनर्स फंड। अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट लो है, डेली ऑपरेट करने के ज्यादा खर्चे नहीं आते अपन को, नॉर्मल खर्चों में काम चल जाता है अपना, ठीक है, तो उस केस में कंपनी में गो फॉर बोरोड फंड, फिर एक लायबिलिटी अपने सिर पे उठा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आया समझ में? अब लास्ट पॉइंट है बिल्कुल, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट की सिचुएशन कैसी है? कैपिटल मार्केट मतलब सर कौन सा मार्केट? कैपिटल मार्केट ऐसा मार्केट है जहां पे शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, जहां पे शेयर्स बिकते हैं, सिक्योरिटीज बिकती हैं कंपनीज की, वो परचेस करते हैं लोग, उसको इन्वेस्टर्स उसको परचेस करते हैं, वो मार्केट क्या कहलाता है? कैपिटल मार्केट कहलाता है। तो देयर आर टू स्टेट्स ऑफ कैपिटल मार्केट, एक बूम का पीरियड होता है कैपिटल मार्केट में, एक डिप्रेशन का पीरियड होता है। बूम का पीरियड क्या होता है? जिसमें इन्वेस्टर्स रिस्क लेने को रेडी रहते हैं, ठीक है, इन्वेस्टर्स आर रेडी टू टेक रिस्क, दैट्स व्हाई द इन्वेस्टर्स परचेज द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। अब अपन ने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि इक्विटी शेयर्स आर हाई रिस्क सिक्योरिटीज। हाई रिस्क सिक्योरिटीज क्यों है सर वो? क्योंकि उसमें रिपेमेंट का कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है कंपनी के पॉइंट से, तो शेयर होल्डर्स को पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अपन सीधी सी बात बोल रहे हैं कि कैपिटल मार्केट में बूम की सिचुएशन है, मतलब इन्वेस्टर्स रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो फिर कंपनी क्या इशू कर सकती है सर? शेयर्स इशू कर सकती है। मतलब अपन बोल सकते हैं कि कंपनी ओनर्स फंड को प्रेफर कर सकती है अगर कैपिटल मार्केट में बूम की सिचुएशन है, बिकॉज द इन्वेस्टर्स आर रेडी टू टेक रिस्क। तो अगर वो रिस्क लेने के लिए तैयार है तो कंपनी इक्विटी शेयर्स या फिर ओनर्स फंड को प्रेफर कर सकती है। वो लोग आराम से जितने भी शेयर्स अपन इशू करेंगे कैपिटल मार्केट में, वो शेयर्स हमारे बिक जाएंगे, इन्वेस्टर्स उनको परचेस कर लेंगे, कंपनी के पास बढ़िया पैसा आ जाएगा। बट अगर डिप्रेशन का सिचुएशन चल रहा है, इसका अपोजिट हो गया बूम का, कि मार्केट में अभी डिप्रेशन चल रहा है, लोगों को ना डर लग रहा है, ठीक है, कि अभी हम अगर इक्विटी शेयर्स खरीदेंगे कंपनी के तो हो सकता है हमारे पैसे डूब ना जाएं। तो अगर इन्वेस्टर्स आर नॉट रेडी टू टेक रिस्क उठाने के लिए इन्वेस्टर्स बिल्कुल तैयार नहीं है, तो आप ये बेवकूफी करोगे क्या? एज अ फाइनेंस मैनेजर आप क्या फिर भी इक्विटी शेयर्स इशू करोगे क्या सर?
अगर आप इक्विटी शेयर्स अभी इशू करते हो ना मार्केट में डिप्रेशन के पीरियड में, तो इन्वेस्टर्स आपके शेयर्स को परचेस करेंगे ही नहीं, बिकॉज उनको रिस्क लेने में डर लग रहा है अभी, ठीक है। तो एज अ फाइनेंस मैनेजर यू विल नॉट इशू इक्विटी शेयर्स, मतलब अपन ओनर्स फंड को सर प्रेफर नहीं कर पाएंगे। इस सिचुएशन में, डिप्रेशन वाली सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा अपन को? बोरोड फंड प्रेफर करना पड़ेगा। पैसा उधारी ही मिल सकता है कहीं से सर, बिकॉज ये सेफ है सामने वालों के लिए। अगर आपको पैसा उधारी देगा तो आपकी ऑब्लिगेशन बन जाएगी रिपे करने की, और वो आपसे कैसे भी पैसे निकलवा सकता है, बट वो कभी भी आपकी कंपनी के शेयर्स परचेज नहीं करेंगे। तो सिंपल सी बात है सर, सार ये है कहानी का कि अगर कैपिटल मार्केट में बूम का पीरियड चल रहा है तो फिर आप ओनर्स फंड को प्रेफर कर सकते हो, अगर डिप्रेशन का पीरियड चल रहा है तो फिर आपको बोरोड फंड को प्रेफर करना पड़ेगा, ठीक है। वापस एक बार 1 मिनट के अंदर रिकॉल कर रहे हैं सारी चीजें। फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, क्या क्या फैक्टर्स है जो फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करेंगे एक फाइनेंस मैनेजर के? पहला कॉस्ट, कौन से सोर्स ऑफ फाइनेंस को प्रेफर करेंगे जिसकी कॉस्ट कम होगी, ठीक है। तो जिसमें भी ओनर्स फंड या बोरोड फंड जो अपन को सस्ता पड़ेगा उसको अपन प्रेफर करेंगे एज कंपेयर टू द अदर। रिस्क कौन सा प्रेफर करोगे? जिसमें ज्यादा रिस्क होगा या कम रिस्क होगा? सर कम रिस्क होगा, ठीक है। ऐसा सोर्स ऑफ फाइनेंस अपन प्रेफर करेंगे जिसमें रिस्क कैसी होगी? मॉडरेट होगी। कैश फ्लो पोजीशन कौन सा प्रेफर करोगे? अगर कैश फ्लो पोजीशन कंपनी की अच्छी है, ठीक है, अच्छी स्टेडी कैश फ्लो पोजीशन है, देन द कंपनी में चूज बोरोड फंड। अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है, पैसा नहीं आता कंपनी के पास ज्यादा, तो फिर लायबिलिटी और नहीं उठा सकते, फिर उस केस में किसको प्रेफर करना पड़ेगा? ओनर्स फंड को प्रेफर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कंट्रोल कंसीडरेशन। इसमें क्या पढ़े अपन ने? अगर एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स अपने कंट्रोल को डाइल्यूट करने को रेडी हैं, देन द कंपनी में गो फॉर ओनर्स फंड, तो नए इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं। बट इफ द एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स आर नॉट रेडी टू डाइल्यूट देयर एग्जिस्टिंग कंट्रोल, ठीक है, वो लोग नहीं चाह रहे कि और नए शेयरहोल्डर्स आए कंपनी के अंदर, हमारा कंट्रोल कम हो, तो फिर आप ओनर्स फंड को प्रेफर नहीं कर सकते, फिर आपको बोरोड फंड प्रेफर करना पड़ेगा, पैसा उधारी लेना पड़ेगा वहां से, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लोटेशन कॉस्ट। तो अपन वो सोर्स ऑफ फाइनेंस को प्रेफर करेंगे जिसमें फ्लोटेशन कॉस्ट कम, ठीक है, जो सस्ता पड़ेगा, जिसमें पैसा कम लगेगा अपना शुरू में, उस सोर्स ऑफ फाइनेंस को अपन प्रेफर करेंगे, चाहे वो ओनर्स फंड हो चाहे वो बोरोड फंड हो। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर कंपनी की बहुत ज्यादा हाई है, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है मतलब डेली एक्सपेंसेस ज्यादा है कंपनी के, तो उस केस में कंपनी और खर्चा नहीं उठा सकती, दैट मींस कंपनी कैन नॉट प्रेफर बोरोड फंड। तो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर हाई है तो अपन को ओनर्स फंड प्रेफर करना पड़ेगा। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर लो है तो फिर अपन और खर्चा उठा सकते हैं, देन वी मे गो फॉर बोरोड फंड। लास्ट है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। अगर कैपिटल मार्केट में सर बूम का पीरियड चल रहा है तो आप शेयर्स इशू कर सकते हो, मतलब ओनर्स फंड के थ्रू आप पैसे रेज कर सकते हो। अगर कैपिटल मार्केट में डिप्रेशन का पीरियड है तो फिर आप ओनर्स फंड को प्रेफर नहीं कर सकते, बिकॉज आप अगर इक्विटी शेयर्स इशू भी करोगे तो कोई खरीदने वाला खरीदार नहीं मिलेगा आपको मार्केट में, वेस्ट हो जाएगा आपका आईपीओ अगर आप शेयर्स इशू करोगे, ठीक है। तो उस केस में, डिप्रेशन के केस में कंपनी को बोरोड फंड से काम चलाना पड़ेगा, इक्विटी शेयर्स ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा फाइनेंसिंग डिसीजन, ठीक है। मैंने एकदम बारीकी से सारी चीजों को, सारी बातों को समझाने की इस वीडियो के अंदर कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं स्पेसिफिक कौन से टॉपिक में आपको कौन से फैक्टर में डाउट आ रहा है, ताकि मैं उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो अलग से बना के आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, चैनल के साथ जुड़े रहिए, आगे के वीडियोस बिल्कुल शॉर्टली आते जाएंगे इस चैप्टर के। Thank you so much for watching. Do like, share and subscribe please.